Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Assistant Professor Malik Muhammad Ali and you are watching Project Management Simplified video series. आज के इस लेसन में हम प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम, ऑन बजट एंड अप टू स्पेसिफिकेशंस विद डिफाइंड क्वालिटी डिलीवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को टाइम के हवाले से फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये गाइडलाइन है जो पिम्बॉक गाइड ने हमें दी है। हमारे पास 7 एक्टिविटीज़ हैं, 7 प्रोसेसेस हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले प्लानिंग, स्केड्यूल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम एक्चुअली कोई स्केड्यूल नहीं बनाते बल्कि ये प्लान करते हैं कि स्केड्यूल को मैनेज किया कैसे जाएगा। ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह डिसाइड की जाती हैं प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट में। फिर प्लानिंग फॉर स्केड्यूल मैनेजमेंट में हम मेनली जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो प्रोसीजर्स बनाते हैं, वो इस हवाले से होते हैं कि हम एक्टिविटीज डिफाइन कैसे करेंगे, एक्टिविटीज को सीक्वेंस कैसे करेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे एक्टिविटी की रिसोर्सेज को, और ड्यूरेशन को कैसे एस्टिमेट करेंगे, स्केड्यूल को कैसे डेवलप करना है और स्केड्यूल को कंट्रोल कैसे करना है, पॉलिसीज क्या है। ये है प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट। डिफाइनिंग एक्टिविटीज में क्या है कि हम एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं कि हमें किसी भी काम को, किसी भी फेज को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर होंगी। फिर सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज। सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज में बाज एक्टिविटी पहले करना जरूरी होती हैं, बाज बाद में होती हैं, तो हमें सीक्वेंस करना होता है। बाज औकात एक एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो जाहिर है जो एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है वो बाद में होगी और जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है वो पहले होगी, तो उसके हिसाब से हमें एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग करनी होती है। फिर हमें एस्टिमेशन करना होता है कि एक्टिविटी में, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी और कितने अरसे में वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। प्लस आखिर में फिर हम स्केड्यूल बनाते हैं, डेवलप करते हैं स्केड्यूल, और फिर हम कंट्रोल करते हैं स्केड्यूल। ठीक है, कंट्रोल करने से मुराद ये है कि हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं और जहां पे कोई करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत होती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये चीज है कंट्रोलिंग द स्केड्यूल। आगे हम चलते हैं। ये एक हमारे सामने एक समराइज्ड व्यू है पूरा प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट का। ये एक समराइज्ड व्यू है जो कि पिम्बॉक गाइड से लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए प्लान फॉर स्केड्यूल मैनेजमेंट। ये प्लान फॉर स्केड्यूल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है, इनपुट्स हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट चार्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। अच्छा, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या चीज है? एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम होती है, जो प्रोजेक्ट की टीम होती है, उसके कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं। मसलन गौर करें, किसी सरकारी इदारे के साथ आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप किसी सरकारी इदारे के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि सरकारी इदारों का काम करने का अपना एक खास तरीका होता है और नॉर्मली सरकारी इदारे काम करने में प्राइवेट इदारों के मुकाबले में सुस्त होते हैं। तो इस चीज को हमने अपने सामने जहन में रखना है कि जिस इन्वायरमेंट के साथ, जिस इदारे के साथ हम काम कर रहे हैं, उस इदारे के नॉर्म्स क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज कहलाती है एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या चीज होते हैं? बाज ऑर्गेनाइजेशंस में या बल्कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं कि भाई ये काम करना है तो ऐसे करना है। मसलन आपने अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसके प्रोसेसेस आपने डिफाइन किए होंगे कि अप्रूवल कैसे करानी है, डिजाइन कैसे बनेगा बिल्डिंग का, वगैरह वगैरह, कौन सा काम कैसे कैसे करना है, एस्टिमेशन कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये क्या हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं बहुत सी, तो वो जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में शामिल हैं।
अब यहाँ पे आप देखें टूल्स एंड टेक्निक्स में हमारे पास क्या है, एक्सपर्ट जजमेंट है, डेटा एनालिसिस है, मीटिंग्स है। माहिरीन की राय आपको चाहिए होगी डेफिनेटली जब आप प्लान कर रहे होंगे स्केड्यूल मैनेजमेंट। याद रखिएगा स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान के अंदर कोई स्केड्यूल नहीं बनाया जाता, बल्कि हम रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज तय करते हैं कि हमें स्केड्यूल बनाना कैसे है। तो उसमें हमें डेफिनेटली एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए, डेटा एनालिसिस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि काम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको सामने रखते हुए मीटिंग्स वगैरह अगर आपको ज़रूरत है, जाहिर है कस्टमर के साथ मीटिंग्स की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं तो वो आपको मीटिंग्स वगैरह परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये एक प्लान होगा कि स्केड्यूल बनाया कैसे जाएगा। इसी तरीके से फिर हम आते हैं डिफाइन एक्टिविटीज। एक्टिविटी डेफिनेशन के अंदर फिर ये देखें सारे इनपुट्स हैं, वही इनपुट्स हैं जो पहले थे स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में, और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, एक्सपर्ट जजमेंट है, डीकम्पोजिशन है। जाहिर है एक्टिविटीज आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, तो डीकम्पोजिशन आप करेंगे। फिर रोलिंग वेव प्लानिंग है और मीटिंग्स हैं। रोलिंग वेव प्लानिंग क्या चीज होती है, रोलिंग वेव प्लानिंग ये चीज होती है, दो किस्म की प्लानिंग्स हो सकती हैं। एक तो है कि अपफ्रंट डिटेल प्लानिंग आप कर लें, ऐसा बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत मुश्किल होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स में तो आप कर भी सकते हैं, मगर बड़े प्रोजेक्ट्स में पॉसिबल नहीं होता कि पूरी डिटेल्ड प्लानिंग अपफ्रंट आप कर लें। नॉर्मली होता ये है कि हम रोलिंग वेव प्लानिंग करते हैं। रोलिंग वेव प्लानिंग से मुराद ये है कि इस वक्त करंटली जो फेज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी तो हम डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, बाकी आगे के जो फेजेस हैं उनकी हम थोड़ा हायर लेवल के ऊपर प्लानिंग करते हैं, बहुत डिटेल्ड प्लानिंग नहीं करते, मगर बहरहाल इतनी प्लानिंग जरूर करते हैं कि टाइम के रफ एक्यूरेट एस्टिमेट्स हम लगा लें। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी डेफिनेशन। फिर उसके बाद है एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना होता है, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी कौन सी बाद में होगी, ड्यूरेशंस निकालने हैं एक्टिविटी के, फिर स्केड्यूल डेवलप करना है और फिर स्केड्यूल को कंट्रोल करना है। ये सारी एक समराइज्ड एक ओवरव्यू है पूरे इस लेक्चर का। ये पूरी एक समझ लें समरी आपके सामने है, पिमबॉक गाइड से इसकी स्क्रीनशॉट लिया गया है। आगे चलते हैं, प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर जो हमारा पहला स्टेप है कि स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान हमें बनाना है। स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनाने का ये हमारा स्टेप 1 है और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे। हम इसके अंदर सबसे पहले स्केड्यूलिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी हमने ये तय करनी है, यानी रोलिंग वेव स्केड्यूलिंग हम करेंगे या अपफ्रंट डिटेल प्लानिंग करेंगे, पहली चीज। नंबर 2, लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी हमारा क्या अंदाजा है कि हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एस्टिमेशन हमारी कितनी एक्यूरेट है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, एंड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट, हम घंटों के अंदर टाइम को मेजर कर रहे हैं, हम डेज के अंदर टाइम को मेजर कर रहे हैं, हम वीक्स के अंदर मेजर कर रहे हैं, हमारा यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मैन आवर्स हम किस तरह से मैन आवर्स को करेंगे, हम किस तरह से इसको डील करेंगे। कंट्रोल थ्रेशोल्ड, कंट्रोल थ्रेशोल्ड ये होता है कि प्रोजेक्ट अगर आपका स्केड्यूल से हटने लगे और स्केड्यूल से पीछे हो रहा है, स्लिप हो रहा है स्केड्यूल से, तो कितने डिफरेंस के ऊपर आपको करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मसलन हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड 10% डिफाइन किया है। 10% डिफाइन करने से मुराद ये है कि अगर आपका 10 दिन का प्रोजेक्ट है और आपको एक पॉइंट के ऊपर महसूस हो कि ये प्रोजेक्ट 11 दिन में कंप्लीट होगा, तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो करेक्टिव एक्शंस ले और किसी तरीके से प्रोजेक्ट को 10 दिन की टाइमलाइन के अंदर लेकर आए। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। कंट्रोल थ्रेशोल्ड क्या है, ये नहीं है कि 10 दिन और 1 घंटे में हो रहा है या 10 दिन और आधे घंटे में हो रहा है तो आप कंट्रोल एक्शंस उस वक्त आप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उसको एडजस्ट करने की कोशिश तो आप करेंगे, मगर इतना ज्यादा सिवियर मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने थ्रेशोल्ड सेट करना है कि कितना है। यहाँ मैंने 10% रखा हुआ है, हो सकता है आप 5% रखें, 2% रखें, 1% रखें, दैट इज ऑल अप टू यू। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है
स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके वो यहाँ पे कंट्रोल थ्रेशोल्ड जो है वो तय करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है रूल्स फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करेंगे ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका क्या होगा, किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, और फॉर्मेट क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, हाउ ऑल द स्केड्यूल मैनेजमेंट प्रोसेसेस विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारे सामने 7 एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म करते हैं प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। स्केड्यूल मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, और टूल्स एंड टेक्निक्स में एनालिटिकल टेक्निक्स, मीटिंग्स। ठीक है, और आखिर में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान मिलेगा, और इसके अंदर हम तय करेंगे कि हमें अपफ्रंट प्लानिंग करनी है या रोलिंग वेव प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटी डेफिनेशन के ऊपर। ये हमारा स्टेप 2 है। एक्टिविटी डेफिनेशन इज स्टेप 2। ठीक है, defining activities involve identifying the specific actions that will produce the project deliverables in enough detail to determine resource and schedule estimates. Activities को इस लेवल तक हमें डिफाइन करना जरूरी है कि हम एटलीस्ट accurate estimates लगा सकें about resources required to achieve those goals. To do those activities, हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और ड्यूरेशंस हमारे पास एक्चुअल आ जाएं कि हमें कितनी देर में, कितने अरसे में ये काम कंप्लीट होगा, किन किन रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट होगा। ये हमारे पास एक्यूरेट एस्टिमेट्स आए, या एक्यूरेट से मेरी मुराद ये है कि यहाँ हमने मेंशन किया है, आपको याद है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ये जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमने डिफाइन किया है, इस लेवल ऑफ एक्यूरेसी को फुलफिल करें। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास, अच्छा, ये जब हम एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक एक्टिविटी लिस्ट आएगी, एक टेबल होगा एक्टिविटी लिस्ट का, और उसमें क्या होगा भाई, एक्टिविटी का नाम है, उसकी आईडी है और डिस्क्रिप्शन, किस एक्टिविटी में हमने करना क्या है। ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने ये बनाया हुआ है। इनपुट में हमारे पास क्या है, वही WBS और WBS डिक्शनरी जो स्कोप के अंदर हमने बनाया था। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं हमारे पास, टूल्स एंड टेक्निक्स में डीकंपोजिशन, हम डीकंपोज करेंगे एक्टिविटी को। ठीक है, कहाँ तक डीकंपोज करना होगा एक्टिविटी को, हमें डीकंपोज करना होगा एक्टिविटी को असाइनेबल लेवल, उस लेवल तक जिस लेवल तक हम अपने काम करने वाले लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस लेवल तक हमें एक्टिविटी को डिफाइन करना होगा। ये जो डेफिनेशन होगी, इट मस्ट नॉट बी मोर देन 1% फॉर 2 वीक्स। याद रखिएगा, जब भी हम असाइनेबल लेवल की बात करते हैं, असाइनेबल लेवल का मतलब ये है कि जो काम है वो एक बंदे का काम है, एक से ज्यादा बंदों का काम असाइनेबल लेवल पे नहीं होता। असाइनेबल लेवल का मतलब है कि एक बंदे का काम है, कितने दिन का काम है, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का काम है। कोशिश करें 1 हफ्ते का काम, एक बंदे का 1 हफ्ते का काम, यहां तक असाइनेबल लेवल एक अच्छा असाइनेबल लेवल है, यहां तक आप डिफाइन कीजिए। मगर अगेन डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आपका कितना बड़ा है। अगर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो मे बी आप इसको 2 हफ्ते तक भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी के एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन्स, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टेप 2 था हमारा, एक्टिविटी डिफाइन करना। तीसरा स्टेप है हमारा एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग क्या है, इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द रीजंस फॉर डिपेंडेंसीज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। याद रखिए, बाज एक्टिविटीज होती हैं जो किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। मसलन
जब तक आप किसी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं करवाएंगे, आप बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं कर सकते। अब ये एक डिपेंडेंसी है कि जब तक ये नक्शा पास नहीं होगा, नक्शा नहीं होगा, हम बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं कर सकते। ये कौन सी डिपेंडेंसी है? इट इज अ मैंडेटरी डिपेंडेंसी। याद रखिए हमारे पास 3 किस्म की डिपेंडेंसीज हैं, एक है मैंडेटरी, एक है डिस्क्रिशनरी और एक है हमारे पास एक्सटर्नल। मैंडेटरी डिपेंडेंसी कौन सी है? मैंडेटरी डिपेंडेंसी है लाजमी डिपेंडेंसी, लाजमी, जिसके बगैर हम अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। अगर हमारा डिजाइन नहीं है तो हम इंप्लीमेंटेशन पर मूव नहीं कर सकते। ये एक मैंडेटरी डिपेंडेंसी, ठीक है। बहरहाल कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जो डिस्क्रिशनरी होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती। मसलन आपने अपनी कंपनी के अंदर आपने रूल रखा हुआ है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे, कम से कम क्लाइंट 25% अपफ्रंट हमको पे करेगा, चार्टर पे साइन करेगा, फिर हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि एक क्लाइंट चार्टर पे साइन कर देता है और आपको जुबान दे देता है कि भाई मैं अच्छा 10% आपको अभी पे कर देता हूँ, 15% मैं आपको 2 महीने में पे करूंगा, अभी इस वक्त मेरे पास कुछ शॉर्टेज है अमाउंट की और कुछ पैसे मेरे आने हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो मैं आपको विद इन 2 मंथ्स रिमेनिंग 15% जो है वो मैं पे कर दूंगा। अब ये क्या चीज है? अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें, चाहें तो प्रोजेक्ट पे काम शुरू ना करें, मगर ये एक डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी है। डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी आपकी डिस्क्रिशन पर होती है, यानी आपने डिपेंडेंसी रखी हुई तो है मगर आप चाहें तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैंडेटरी डिपेंडेंसी में आप करना चाहें भी तो काम शुरू नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी आपकी डिस्क्रिशन के ऊपर है, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, चाहें तो शुरू ना करें। मगर याद रखिएगा, डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी को वायलेट करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहरहाल लेकिन आप फिजिकली केपेबल होते हैं उस चीज पर काम करने के, ठीक है। नुकसानात हो सकते हैं मगर आप बहरहाल काम कर सकते हैं। हो सकता है महीने बाद कंपनी का माइंड चेंज हो जाए और कंपनी वाले आपसे कहें कि थैंक यू वेरी मच, हम इस प्रोजेक्ट को फर्दर परस्यू करना नहीं चाहते। अब आपने तो उनसे 10% लिया हुआ है, हो सकता है आपने काफी रिसोर्सेस उसके ऊपर लगा दिए हों, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिए हों, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जा सकते हैं और आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इन अदर वर्ड्स, डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी को वायलेट करने के नतीजे में आपको लॉस हो सकता है। हाउएवर आप काम कर सकते हैं उस डिपेंडेंसी के ऊपर, उस डिपेंडेंसी को आप चाहें तो आप वायलेट कर सकते हैं, मगर मैंडेटरी डिपेंडेंसी आप वायलेट फिजिकली करने के काबिल ही नहीं होते। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है जो आपकी प्रोजेक्ट टीम के कंट्रोल से बाहर होती है, आपके बराह रास्त कंट्रोल में नहीं होती। ये डिपेंडेंसी एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कहलाती है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। अच्छा, यहां पे मैं बता दूं, ये पॉसिबल है कि एक चीज एक्सटर्नल भी हो और मैंडेटरी भी हो, या एक्सटर्नल भी हो और डिस्क्रिशनरी भी हो, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन बन सकती है। मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी की कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, मगर एक्सटर्नल की डिस्क्रिशनरी के साथ और एक्सटर्नल की ही मैंडेटरी के साथ कॉम्बिनेशन बन सकती है। हाउएवर मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी की आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, क्योंकि एक एक्टिविटी या तो उसकी या तो मैंडेटरी है उसकी डिपेंडेंसी, या वो डिस्क्रिशनरी है। ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में मैंडेटरी भी हो और डिस्क्रिशनरी भी हो। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम्स सीक्वेंसिंग जब हम करते हैं तो नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं नॉर्मली, और इसके लिए जो नेटवर्क डायग्राम हम सीखेंगे, एक तो स्पेशल नेटवर्क डायग्राम बनानी हमें है इस सिलसिले में, वो है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक।
ठीक है, PERT नेटवर्क डायग्राम हम बनाएंगे। बहरहाल दो किस्म की नेटवर्क डायग्राम्स हमारे पास हैं अवेलेबल, दोनों के मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। एक है एक्टिविटी ऑन एरो, जो PERT है ये एक्टिविटी ऑन एरो कहलाती है। दूसरे नंबर पे है प्रेसिडेंस डायग्रामिंग। दो किस्म के नेटवर्क डायग्राम्स हैं, एक एक्टिविटी ऑन एरो और एक प्रेसिडेंस डायग्राम। दोनों के सैंपल्स देखते हैं। ये है एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो, इसमें क्या हो रहा है जनाब, आप देखिए एक्टिविटी ए है, इसमें 1 दिन लग रहा है। एक्टिविटी डी है, इसमें 4 दिन लग रहे हैं। एक्टिविटी एच है, इसमें 6 दिन लग रहे हैं। ये देखिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं और ये जो है ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये एक्टिविटीज और इनकी ड्यूरेशन है। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम होती है हम आसानी के साथ क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, सबसे ज्यादा यानी कि एक ऐसा पाथ जिसको अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगे। अब यहां हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। फर्ज करें हम यहां से जा रहे हैं ए, देन डी, देन एच एंड देन जे। तो ए में 1 दिन लगा, डी में 4 दिन लगे, ये हो गए 5 दिन। एच में 6 दिन लगे, 11 दिन। जे में 3 दिन लगे, ये हो गए 14 दिन। इस पाथ पे लग रहे हैं 14 दिन। दूसरा पाथ हम देखते हैं, ये देखें बी में हम गए और बी से हम ई में चले गए, ई से हम वापस एच पे आए और फिर जे पे चले गए। इस पाथ में अगर आप देखें 2 + 5 7 + 6 13 + 3 16, इस पाथ पे हमें 16 दिन लगे। अच्छा, एक बात ये भी हो सकती है बी के बाद हम एफ पे गए, एफ के बाद हम सीधा जे पे चले गए। 2 दिन + 4 दिन 6 दिन + 3 दिन 9 दिन, यहाँ पे हमारे 9 दिन लगे। इसी तरीके से यहाँ पे एक और पाथ भी बन रहा है, सी में गए, फिर जी में गए, फिर आई में गए और फिर जे में गए, यानी कि 3 दिन + 6 दिन 9 दिन + 2 दिन 11 दिन और + 3 दिन 14 दिन, फिर यहाँ पे 14 दिन आ गया। इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये 16 दिन है। तो क्रिटिकल पाथ में वो एक्टिविटीज होंगी जो कि ये 16 दिन वाला ट्रैक बना रही हैं। मसलन कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, बी, ई, एच, जे। ये जो ट्रैक है बी, ई, एच और जे, ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस डायग्राम का क्रिटिकल पाथ क्या है, तो ये है इस डायग्राम का क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ये वो पाथ है जिसमें 16 दिन लगते हैं और ये कहलाता है क्रिटिकल पाथ, CP। ठीक है, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड में हम टास्क के आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि दो टास्क किस तरीके से परफॉर्म होंगे। 90% ऑफ द टाइम फिनिश टू स्टार्ट होता है, यानी कि ए टास्क खत्म होगा तो बी शुरू होगा। 95% यही होता है, एक टास्क खत्म होता है तो दूसरा टास्क शुरू होता है। मगर हमारे पास दूसरी डिपेंडेंसीज भी हैं, मसलन स्टार्ट टू स्टार्ट, एक टास्क स्टार्ट होगा तो दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। या कोई टास्क जैसे यहां पे है, इसका मतलब क्या है कि टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट्स। इसी तरीके से फिनिश टू फिनिश, के बी फिनिश नहीं हो सकता जब तक कि ए फिनिश ना हो। इसी तरीके से स्टार्ट टू फिनिश, के बी फिनिश नहीं हो सकता जब तक कि ए स्टार्ट ना हो जाए। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं।
ये भी प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड की ये एक हमारे सामने एक नेटवर्क डायग्राम है, इसको एक नजर देख लें। अच्छा, सीक्वेंसिंग जो हमने की थी एक्टिविटीज की, तो उसमें एक्टिविटीज हमने एरो से डिफाइन की हैं। नोड्स और सर्किल जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, और ये जो हमारे पास एरो डायग्रामिंग मेथड है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिनिश टू स्टार्ट की डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो डायग्रामिंग मेथड कौन सा था? ये था, ये एरो डायग्रामिंग मेथड। ठीक है, अब हम आते हैं सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज वाले अपनी डायग्रामिंग मेथड पर, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? फिनिश टू स्टार्ट। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो दूसरी शुरू होती है। 95% तो यही होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट। स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है? एज सून एज समर स्टार्ट्स फैन स्टार्ट। जैसे ही गर्मियां शुरू होंगी पंखे चलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टार्ट टू स्टार्ट की एक डेफिनेशन है। इसी तरीके से फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश की है कि एज सून एज योर डिग्री प्रोग्राम फिनिशेस योर डेली जर्नी टू यूनिवर्सिटी फिनिशेस। जैसे ही आपका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, रोज का आपका यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा। ये फिनिश टू फिनिश है। इसी तरीके से स्टार्ट टू फिनिश है। स्टार्ट टू फिनिश क्या है? अ गार्ड ए कांट फिनिशेस अनलेस गार्ड बी अराइव्स। जब तक के गार्ड बी आ नहीं जाता, यानी जब तक गार्ड बी शुरू नहीं करेगा, तब तक गार्ड ए फिनिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गए स्टार्ट टू फिनिश की एक डेफिनेशन, एक इसकी एग्जांपल। अब यहाँ फिनिश टू स्टार्ट की एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ लैन एट योर ऑफिस यू वुड नीड टू परचेज केबल्स बिफोर यू कुड इंस्टॉल दैम। पहले आप खरीदेंगे, पहले खरीदने की एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने खरीदा ही नहीं है और आप इंस्टॉल करना शुरू कर दें। ये फिनिश टू स्टार्ट की डेफिनेशन एक एग्जांपल है। बाकी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग जो हमारी चल रही है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई? हमारे पास एक्टिविटी लिस्ट है, हमारे पास माइलस्टोन लिस्ट है, एक्टिविटी के एट्रीब्यूट्स हमारे सामने हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड एग्जांपल है। अब इसके अंदर हम ये फिनिश टू फिनिश और ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, और मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी और एक्सटर्नल किस किस्म की डिपेंडेंसी है ये हमें देखना है। और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम, ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। अब आते हैं एक्टिविटी रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्टिविटी लिस्ट होनी चाहिए, रिसोर्स कैलेंडर, कौन किस वक्त फारिग है, कौन सी रिसोर्स किस टाइम पर अवेलेबल है, और हम उसको लगा सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप एस्टिमेटिंग का मतलब ये है कि हम बिल्कुल छोटे लेवल तक, असाइनेबल लेवल तक हम तोड़ देते हैं अपनी एक्टिविटीज को, और फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि ये एक्टिविटी, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, असाइनेबल लेवल तक हम इसको तोड़ेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन ये काम करेगा। ठीक है, और ये टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए। और आखिर में हमारे पास ये एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आउटपुट में क्या आएगा? एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये आ गया हमारे पास एक्टिविटी रिसोर्सेस के अंदर, एस्टिमेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेस। अब एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशंस। अब हमें ये भी देखना है कि कोई एक्टिविटी कितने अरसे में कंप्लीट होगी। ठीक है, ड्यूरेशन इंक्लूड्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम वर्कड ऑन एन एक्टिविटी प्लस elapsed टाइम। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस। हम एक है एफर्ट is the number of work days or work hours required to complete a task and does not normally equal duration। फर्ज करें एक चीज 40 घंटे की है, कोई टास्क है वो 40 घंटे का है, 40 आवर्स का टास्क है, और
आपकी कंपनी में 40 घंटे हफ्ते में लोग काम करते हैं, मगर ये टास्क कंप्लीट हुआ 80 आवर्स में। 80 आवर्स में ये टास्क कंप्लीट हुआ। तो 80 आवर्स बेसिकली क्या है? 80 आवर्स बेसिकली ड्यूरेशन है, कितने अरसे में ये काम कंप्लीट हुआ। 80 आवर्स ड्यूरेशन है। 40 आवर्स क्या था? 40 आवर्स का एफर्ट था, ठीक है। एफर्ट जो है वो 40 आवर्स का था, ड्यूरेशन जो है वो 80 आवर्स लगे। 80 घंटे लग गए 40 घंटे का काम करने में। तो 80 आवर्स इज ड्यूरेशन और 40 आवर्स एफर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई। अच्छा, पीपल डूइंग द वर्क शुड हेल्प क्रिएट एस्टिमेट्स एंड एक्सपर्ट। अब जाहिर है जब हम एस्टिमेट्स बनाते हैं तो हमें एक एक्सपर्ट का रिव्यू लाजमी तौर पे करना है, एक तजर्बाकार आदमी का जो उस किस्म के प्रोजेक्ट में इससे पहले काम कर चुका हो। और दूसरे नंबर पर आपकी अपनी टीम, फर्ज करें आप डिज़ाइन करवा रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनवा रहे हैं और आपने डिज़ाइन करनी है, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके लिए ज़रूरी है बजाय इसके कि आप खुद बैठकर एस्टिमेट लगाएं कि डिज़ाइन का काम कितने दिनों में होगा या होना चाहिए, बेहतर होगा कि आप डिज़ाइनर को बुलाइए जिसने वो काम करना है और उससे पूछिए कि ये काम कितने दिनों में वो करके दे सकता है। इससे एक तो ये है कि एतमाद बहाल होगा, वो जो आपका जो डेवलपर है, आपका जो टीम मेंबर है, वो जो अपने मुंह से जो वक्त देगा आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको स्केड्यूल को स्क्वीज करने की कोशिश कर सकते हैं अपने एंड पर, लेकिन बहरहाल जो वो अपने मुंह से जो अग्री करेगा वो डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान मार देगा कि अपनी बात को वो पूरा करे। और मोस्ट प्रोबेबली उसका जो अंदाज़ा होगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो उस काम का एक्सपर्ट है, वो काम करता है। तो ये है कि एक एक्सपर्ट का रिव्यू लाजमी तौर पर आपको लेना है, ठीक है। डिपेंडेंसीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है वो एक्सपर्ट अपने तौर पर जो आपको रिव्यू दे रहा हो वो आइडियल हो, वो फॉर इंस्टेंस कहता है मैं 40 घंटे में ये काम कर दूंगा, प्रोवाइडेड दैट उसको कोई रिसोर्सेस, खास तौर पर उसको कोई रिसोर्सेस चाहिए, उसने मीटिंग करनी है मे बी कंपनी की हायर मैनेजमेंट से, और वो उसको मीटिंग आप करवा के नहीं दे सके एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर वो चूंकि डिपेंडेंसी पूरी नहीं हुई तो फिर वो 40 घंटे का काम शायद कुछ 40 घंटे में कंप्लीट ना हो, मे बी आप 2 हफ्ते लग जाएं, 3 हफ्ते लग जाएं, 4 हफ्ते लग जाएं, जब तक कि डिपेंडेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। एक्सपर्ट अपने एंड पर जो राय देता है उसको सामने रखना है और डिपेंडेंसीज को भी सामने रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम 3 पॉइंट एस्टिमेट। नॉर्मली हम प्रोजेक्ट के अंदर 3 पॉइंट एस्टिमेट करते हैं और ये जो PERT एनालिसिस है ये 3 पॉइंट एस्टिमेट ही है। PERT जो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये 3 पॉइंट एस्टिमेट है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है कि अगर सब कुछ ठीक गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास गया, तो कोई पर्टिकुलर टास्क हम कितने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट करें आपने कहा अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो हम ये काम 10 दिन में कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट लाइकली से मुराद ये है कि क्या उम्मीद है कि आप 100% कितने दिनों में ये काम कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, 19-20 मामलात हो सकते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा जी मैं 13 दिन में ये काम कर लूंगा, ये चीज़ कहलाती है मोस्ट लाइकली। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है कि वर्स्ट टू वर्स्ट पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, वो क्या हो सकता है, ठीक है। पेसिमिस्टिक एस्टिमेट आपने कहा जी ये हो सकता है मुझे 25 दिन लग जाएं, अगर सारे मामला खराब हो जाएं तो मे भी मुझे 25 दिन लग जाएं ये काम करने में, 10 दिन का काम 25 दिन में, तो ये कहलाता है पेसिमिस्टिक एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट में हम तीनों के फैक्टर डालते हैं, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट भी हम डालते हैं उसमें, ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट भी डालते हैं और मोस्ट लाइकली, ये तीनों चीज़ें हम उसमें डालते हैं और फिर जो एस्टिमेट हमारे सामने आता है वो कहलाता है 3 पॉइंट एस्टिमेट। हम उसके मुताबिक प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये काम होता है PERT नेटवर्क डायग्राम से, PERT चार्ट से ये काम हम कर लेते हैं और आगे चलते हैं।
अच्छा, एस्टिमेट जो हम करते हैं किसी भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन, वो डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी कंपनी के कल्चर के ऊपर, एनवायरमेंटल जो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए, पास डेटा से आपको पता होना चाहिए आपकी टीम कितनी एफिशिएंट है और किस तरह से काम कर सकती है। अच्छा, एस्टिमेट जब हम करते हैं तो हम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड को सामने रखते हैं, ड्यूरेशन नहीं सामने रखते, अमाउंट ऑफ वर्क। अच्छा, अब क्या फर्क है ड्यूरेशन में और अमाउंट ऑफ वर्क में? ये पॉसिबल है कि काम जो है 40 घंटे का है, मगर किसी परेशानी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो काम आप 80 घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो ये 80 घंटे जो है ये तो ड्यूरेशन है और 40 घंटे एक्चुअल एफर्ट है। ठीक है, अब यहां पे ये जहन में रखिए, 40 घंटे के बराबर नहीं होते। क्यों? इसलिए बराबर नहीं होते कि एक एम्प्लॉय जब आता है ऑफिस में, उसको ईमेल्स पढ़नी होती हैं, ईमेल्स का जवाब भी देना होता है। आप इसका एक एवरेज टाइम रख सकते हैं, प्लस उसको मीटिंग्स अटेंड करना पड़ती हैं, प्लस और भी ऑफिशियल काम हो सकते हैं, आपको उनको भी सामने रखना चाहिए। प्लस ये कि वो एम्प्लॉय बीमार भी हो सकता है। अब 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 10 बंदे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या 1 साल तक कोई भी शख्स बीमार नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ 1 साल में सभी एम्प्लॉय कम से कम 1 से 2 दिन के लिए बीमार हो सकते हैं। अगर 2 दिन हर एम्प्लॉय बीमार होता है तो आप कम से कम 20 दिन बीमारी के निकाल दें, यानी 20 डेज। और 20 दिन से मुराद ये है कि 8 घंटे रोज के 160 आवर्स का आपका मिनिमम एस्टिमेट है कि ये जो है ये साल में आपका निकल जाएगा बीमारी के अंदर। तो आपने प्लानिंग के अंदर इसको भी सामने रखना है। ठीक है, फिर मीटिंग्स वगैरह को सामने रखना है, आपने ईमेल्स जो आती हैं उसको सामने रखना है। और इन सब चीजों को सामने रखकर अब आप देखेंगे आपकी कंपनी के हिसाब से एम्प्लॉइज पर वीक कितने घंटे काम करते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी के हिसाब से निकल के आए जनाब 36 घंटे बनता है। तो अब आप जो प्लानिंग करेंगे वो 36 घंटे के हिसाब से करेंगे, 40 घंटे के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नाउ एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशन, इसमें हमें क्या चाहिए? हमें इसमें एक्टिविटी लिस्ट चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स में हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास 3 किस्म के यहाँ पे टेक्निक्स हैं, एक एनालिसिस, एक पैरामीट्रिक और एक 3 पॉइंट। एनालिसिस क्या चीज है? एनालिसिस ये चीज है कि पहले भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है, आपके पास डेटा मौजूद है, उसी किस्म के प्रोजेक्ट पे आप आगे काम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछला प्रोजेक्ट 3 महीने में हुआ था, ये प्रोजेक्ट भी 19-20 ऊपर नीचे है, तो प्रोबेबली ये भी 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने के अंदर, कितने ड्यूरेशन के अंदर ये काम हो जाएगा। तो आप ये चीज कहलाती है एनालिसिस। ठीक है ना, सिमिलर वर्क को सामने रखते हुए आप फैसला करते हैं कि कितना वक्त लगेगा। दूसरे नंबर पे पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक ये चीज है कि अगर आपको पता है, जैसे कि फर्ज करें आप टाइल्स लगा रहे हैं किसी फर्श के ऊपर, आपको पता है एक टाइल लगाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो अगर एक टाइल लगाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं तो 100 टाइलें मैं कितनी देर में लगाऊंगा? तो ये जो चीज है ये चीज कहलाती है पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, कि आपको एक चीज पता है और उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, उसका कोई यूनिट टाइम आपको पता है और आप पूरी एक्टिविटी के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कहलाती है पैरामीट्रिक। फिर है 3 पॉइंट एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, पर्ट जो है, पर्ट चार्ट एक 3 पॉइंट एस्टिमेट है। इसमें ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली तीनों चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशंस में आखिर में हमारे पास क्या चीज आएगी? हमारे पास एक्टिविटी ड्यूरेशन की एस्टिमेशन आएगी। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।